और दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम शिवाजी तथा मराठा साम्राज्य के भाग 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। भाग 1 और भाग 2 ये अपलोड किए जा चुके हैं, आप उनको भी जाके देख सकते हैं। तो आज के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस पेशवा को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है? तो यह किसको कहा जाता है? यह कहा जाता है बाजीराव प्रथम को। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि बाजीराव प्रथम जी जो थे इन्होंने 1720 से लेके 1740 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। और बाजीराव प्रथम जी जो थे वह अपने पिताजी, उनके पिताजी का नाम था बालाजी विश्वनाथ। क्या नाम था? बालाजी विश्वनाथ। इनकी मृत्यु के बाद ये पेशवा बने थे। इसके बाद मराठा साम्राज्य जो है वो अस्त व्यस्त था और जंजीरा पर सिद्धियों का अधिकार था एवं कई मराठा सरदार स्वायत्तता प्राप्त करना चाहते थे, मतलब स्वतंत्र होना चाहते थे। और बाजीराव जी जो थे अपनी योग्यता और सूझबूझ के बल पर इन कठिनाइयों पर विजय पाने में वो सफल हुए। मुग़ल सत्ता के खिलाफ उन्होंने कहा था, हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। और बाजीराव प्रथम जी ने हिंदू पद पादशाही की उपाधि धारण की थी। किसकी? हिंदू पद पादशाही की जो उपाधि है यह इन्होंने धारण की थी। और अगर नॉर्थ इंडिया में मराठों ने सर्वप्रथम बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में ही मालवा को विजित करने में ये सफल रहे थे। किसको? मालवा को विजित करने में ये सफल रहे थे। और फिर उसके बाद 1733 ईस्वी में बाजीराव प्रथम ने जंजीरा के सिद्धियों के विरुद्ध अभियान किया था, जिसमें मराठों को विजय प्राप्त हुई थी। किंतु मराठा जो है वह सिद्धियों की शक्ति को पूर्णतया समाप्त करने में असफल रहे। कालांतर में एक संधि के तहत सिद्धि मराठों के सामंत बन गए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि किसने कहा था हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। ये किसके लिए कहा था? यह मुग़ल साम्राज्य के लिए कहा था। और यह कहा किसने था? यह बाजीराव प्रथम पेशवा ने मुग़ल साम्राज्य के लिए कहा था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से किस पेशवा ने हिंदू पद पादशाही की उपाधि धारण की थी? तो वो कौन थे? वह बाजीराव प्रथम थे, जिन्होंने यह जो पद है वह उपाधि जो है वह धारण की थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि उत्तर भारत का वह कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है जहां मराठों को सर्वप्रथम पैर जमाने का अवसर मिला था? तो वह कौन सा क्षेत्र है? तो वह जो क्षेत्र था वह मालवा का क्षेत्र था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि किस पेशवा ने जंजीरा के सिद्धियों के विरुद्ध एक लंबा अभियान आरंभ किया था? तो यह किसने किया था? यह जो अभियान था वह बाजीराव प्रथम ने आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि किस पेशवा के काल में मराठा शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंची थी? तो किसकी शक्ति में पहुंची थी? वह बाजीराव के समय में पहुंची थी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि बाजीराव प्रथम जो थे, बाजीराव प्रथम की मृत्यु के पश्चात उनके जो पुत्र हैं जिनका नाम बालाजी बाजीराव है, ये जो हैं पेशवा बने थे। हालांकि बाजीराव प्रथम के समय में ही मराठों ने अपनी स्थिति मजबूत करनी शुरू कर दी थी तथा अपने समकालीन लगभग सभी क्षेत्रीय शक्तियों को परास्त कर दिया था। इन शक्तियों में जो है वह निजाम जो है वह सबसे प्रमुख माने जा सकते हैं। लेकिन बालाजी बाजीराव के समय में मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था और मराठा घोड़ों ने कन्याकुमारी से लेकर हिमालय के झरनों तक अपनी प्यास बुझाई। तात्पर्य यह है कि बालाजी बाजीराव के समय में मराठा शक्ति अपने चरम सीमा पर था, अपने चरम सीमा तक पहुंच चुका था। और फिर उसके बाद 1750 ईस्वी में रघुजी भोसले, कौन? रघुजी भोसले, इनकी मध्यस्थता से राजाराम
और बालाजी बाजीराव के मध्य संगोला की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? संगोला की संधि हुई थी। इस संधि के तहत छत्रपति नाम मात्र के राजा रह गए और पेशवा जो है वह वास्तविक शासक बन गए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि संगोला की संधि से किस पेशवा का संबंध माना जाता है? तो यह जो है वह बालाजी बाजीराव का संबंध माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा जो है वह वास्तविक शासक बन गए थे? तो यह किसके समय की बात है? यह बालाजी बाजीराव के समय की बात है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण से रिलेटेड है। कथन बोल रहा है कि 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। कारण बोल रहा है कि साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। हाँ, ये भी बात सही है और इसका सही एक्सप्लेन भी करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। संगोला की संधि के बाद साहू के उत्तराधिकारियों की पेशवा के समक्ष कोई हैसियत नहीं रह गई थी और राजा राम द्वितीय के समय पेशवा बालाजी बाजीराव ही वास्तविक शासक माने जाते हैं। लेकिन उसने अब अन्य मराठा सरदारों को भी स्वायत्तता प्रदान की थी। इसी के समय अनेक शक्तिशाली मराठा सरदारों का उदय भी हुआ था, परंतु वे सभी अपने को पेशवा के अधीन समझते थे। इस समय मराठा राज्य का स्वरूप परिसंघ जैसा जो है वह दिखता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित को उनके शासन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो व्यवस्थित करते हैं। जो बालाजी विश्वनाथ जी जो हैं, इनका जो समय है वह 1713 से 20 ईस्वी तक माना जाता है और बाजीराव प्रथम का जो समय है वह लगभग 1720 से 40 तक माना जाता है और बालाजी बाजीराव का जो समय काल है वो 1740 से 61 तक माना जाता है और माधवराव जी का जो समय है वह जो है माधवराव प्रथम जी का जो समय है वह 1761 से 72 तक माना जाता है। उसके बाद आप कुछ और नाम नोट कर लीजिएगा। एक नारायण राव भी थे। कौन? नारायण राव भी थे। इनका जो समय है वह 1772 से लेके 73 तक माना जाता है। फिर उसके बाद माधव नारायण द्वितीय भी थे। इनका जो समय है वो 1774 से लेके 96 ईस्वी तक माना जाता है। फिर उसके बाद बाजीराव द्वितीय भी आए। इनका जो समय है वो 1796 से 1818 तक माना जाता है। ठीक है। और कुछ नोट में बात लिख लीजिएगा कि 1749 ईस्वी में अपनी मृत्यु से पूर्व साहू ने एक वसीयत द्वारा मराठा प्रशासन की शक्ति पेशवा को दे दी थी और राजा के अधिकारों का पूर्ण उपयोग करने वाला अंतिम मराठा शासक साहू था। उसके बाद के मराठा राजा नाम मात्र के शासक रह गए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुगल शासन के ह्रास के पश्चात भारत में मराठा सर्वाधिक समर्थ देशीय शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। क्या ये कथन सही है? हाँ, ये कथन सही है। कारण बोल रहा है कि संयुक्त भारत देश की स्पष्ट संकल्पना सर्वप्रथम मराठों ने ही की थी। हाँ, ये भी बात सही है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तृतीय लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण जो था वह क्या था? जो तात्कालिक कारण था वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। पानीपत के तृतीय युद्ध का जो तात्कालिक कारण यह था कि मराठों ने पंजाब से अहमद शाह अब्दाली के वायसराय
तैमूर शाह को निष्कासित कर दिया था और जो अहमद शाह अब्दाली था वो पंजाब को अपना क्षेत्र मानता था। अतः मराठों का यह कृत्य जो है उसकी संप्रभुता को खुली चुनौती मानी जाती है, जिसका परिणाम पानीपत के तृतीय युद्ध में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मराठों के विरुद्ध अहमद शाह अब्दाली को समर्थन देने के लिए सुजाऊ दौला केवल इसलिए प्रेरित हुआ क्योंकि, किस लिए प्रेरित हुआ था, वह अपने स्वयं के राज्य को सुरक्षित रखना चाहता था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और जो ये सुजाऊ दौला थे ये कहाँ के नवाब थे, यह अवध के नवाब थे। अवध के नवाब सुजाऊ दौला ने अहमद शाह अब्दाली का समर्थन इसलिए किया क्योंकि उसे अपने राज्यों की सुरक्षा की चिंता थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि वह कौन सा मराठा सरदार था जिसे अलीवर्दी खां ने उड़ीसा के एक भाग का राजस्व प्रदान किया था? तो वह कौन था? तो वह जो था वह रघुजी भोसले था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बंगाल के जो नवाब थे जिनका नाम था अलीवर्दी खां, ये मराठों से बहुत परेशान थे क्योंकि उन्होंने उसके राज्य पर 5 बार आक्रमण किया था। किन्होंने? मराठों ने। कब कब किया था? एक 1742 में किया था, एक 1743 में किया था, फिर उसके बाद 1744 में किया था, फिर 1745 में किया था, फिर 1748 में किया था। और नवाब अलीवर्दी खां मराठों के आक्रमण को रोकने में असफल रहा, लेकिन उसने मराठों के दूत भास्कर पंडित की, किसकी? भास्कर पंडित की हत्या करवा दी थी। फलतः मराठों ने क्रोधित होकर पुनः बंगाल पर आक्रमण किया। तो अलीवर्दी खां ने उनसे समझौता किया। 1751 ईस्वी में समझौता कर लिया और उड़ीसा के राजस्व का चौथाई हिस्सा, मतलब 1/4 हिस्सा और 12 लाख रुपए, कितने? 12 लाख रुपए जो है वह सालाना देना जो है वह स्वीकार किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि पेशवाओं के अंतर्गत मराठा नौसेना की जिम्मेदारी एक असाधारण योग्यता वाले नायक के हाथ में सौंपी गई, जिसका जो नाम था वह क्या था? उसका नाम था कान्होजी आंग्रे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। पेशवाओं के अंतर्गत मराठा नौसेना की जिम्मेदारी एक असाधारण योग्यता वाले नायक कान्होजी आंग्रे के हाथों सौंपी गई थी और कान्होजी आंग्रे को मराठा नौसेना के प्रमुख सरखेल का पद दिया गया। किसका? सरखेल का जो है वह पद दिया गया था। और आंग्रे की वजह से साहू जो है वह पश्चिमी घाट पर स्थित विदेशी शक्तियों जैसे कि सिद्धियाँ, पुर्तगाली तथा अंग्रेजों की गतिविधियों से चिंता मुक्त हो गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 1739 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा अधिकृत सालसेट एवं बसीन पर किसका अधिकार हो गया था? तो इस पर जो है वह मराठा का अधिकार हो गया था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। पुर्तगालियों द्वारा अधिकृत सालसेट एवं बसीन पर 1739 ईस्वी में मराठों ने अधिकार कर लिया था। यह जो विजय है वह मराठा पेशवा बाजीराव, किसकी? बाजीराव की महान सैन्य कुशलता और सूझबूझ का प्रतीक थी। और पुर्तगालियों का राजनैतिक विस्तार जो है वह मराठा क्षेत्र में पश्चिमी तट पर दमन से गोवा तक था। कहाँ से? दमन से गोवा तक जो है वह माना जाता है। और पुर्तगालियों द्वारा सभी जहाज़ों को परमिट लेने व अपने क्षेत्र के बंदरगाहों में शुल्क चुकाने के लिए बाध्य किया जाता था। फिर उसके बाद 1738-39 के काल में चिमना जी के नेतृत्व में मराठों ने पुर्तगालियों के विरुद्ध अभियान किया और फिर 1739 में मराठों ने सालसेट द्वीप और बसीन पर अधिकार कर लिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है? वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित शर्तों में से किस एक पर 18वीं सदी के आरंभ में मराठाओं ने 15,000 घुड़सवार सैन्य दस्ते के साथ मुगल राजा के अधीन कार्य करना स्वीकार किया था? तो
यह कब कहाँ पर किया था? यह दक्कन और दक्षिण भारत में चौथ और सरदेशमुखी कर लगाने का अधिकार था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वह 1761 ईस्वी में हुआ था। अब अपनी कॉपी और पेन उठाइए और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप नोट डाउन करते रहिए कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वह बालाजी बाजीराव, किनके? बालाजी बाजीराव के समय की प्रमुख घटना मानी जाती है। यह जो युद्ध है वह 14 जनवरी 1761 ईस्वी को मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली, जो कि अफ़गान का शासक था, इनके मध्य हुआ था, जिसमें अफ़गान जो है वह विजित हुए थे और मराठे जो है वो पराजित हुए थे। इस युद्ध का प्रमुख कारण मराठों द्वारा पंजाब पर कब्जा किया जाना था, जो पहले से अफ़गानों के नियंत्रण में था। इस युद्ध में मराठा सैन्य का नेतृत्व विश्वासराव, कौन कौन? एक विश्वासराव, फिर सदाशिवराव भाऊ, फिर जसवंतराव पवार, तुकोजी सिंधिया आदि जैसे मराठा सरदारों ने किया था। और जाटों, राजपूतों एवं सिखों ने मराठों का साथ इस युद्ध में नहीं दिया था, जिससे मराठा नेतृत्व जो है वह कमज़ोर पड़ गया था। इब्राहिम खां गारदी मराठा तोपखाने का नेतृत्व करते हुए युद्ध भूमि में मारा गया था। तो आप इनका नाम नोट कर सकते हैं। इब्राहिम खां जो कि मराठा तोपखाने का नेतृत्व कर रहे थे, उनको मार दिया गया था और सैकड़ों की संख्या में मराठा सरदार एवं सैनिक भी मारे गए थे। पेशवा को सूचना मिली कि 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मुहरें लिप्त हो गईं और चांदी एवं तांबे की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती। और पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी काशी राज पंडित, कौन? काशी राज पंडित, इनके शब्दों की अगर बात माने तो पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए अत्यंत मतलब एक प्रलयंकरकारी सिद्ध हुआ था। और एक और लेखक हैं सरदेसाई के अनुसार पानीपत के युद्ध ने यह निश्चित कर दिया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा, अर्थात अब मराठा शासन नहीं करेंगे। इस युद्ध ने भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दे दिया तथा यह सुनिश्चित कर दिया कि भारत पर अब अंग्रेज शासन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि जिस शासक के शासनकाल में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था उसका क्या नाम था? तो उनका जो नाम था वह बालाजी बाजीराव था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध सन 1761 ईस्वी में किन पक्षों के बीच हुआ था? तो यह जो हुआ था वह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? तो किन्होंने हराया था? अफ़गानों ने मराठों को हराया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मराठा तोपखाने के मुख्य व्यवस्थापक जो हैं वह कौन थे जिनकी हत्या कर दी गई थी? तो वो थे इब्राहिम खां गारदी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक कौन था? तो मुसलमान सेनानायक जो थे वो इब्राहिम गारदी जी थे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मुहरें लुप्त हो गईं और चांदी एवं तांबे की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती। यह 18वीं शताब्दी के द्वितीयार्ध के युद्ध में एक भारतीय शक्ति के पराभव का कूट संदेश था। यह भारतीय शक्ति जो थी वह किसकी थी? यह जो भारतीय शक्ति थी वह पेशवाओं की थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था। वह कौन था जिसने स्वयं देखा था? तो वह जो थे वो काशीराज पंडित जी थे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मोंडी लिपि का प्रयोग किनके अभिलेखों में किया जाता है? तो मोंडी लिपि का जो प्रयोग है वह मराठों के अभिलेखों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। मोडी लिपि का प्रयोग मराठों के अभिलेखों में हुआ है। और मोडी शब्द का जो उदय है वह फारसी का एक शब्द है जिसका नाम है शिकस्त, उससे हुआ है, जिसका अर्थ होता है तोड़ना या मरोड़ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बखर क्या है? बखर जो होता था वह इतिहास रचने के साधन होते थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सिंधिया जो थे वो ग्वालियर में शासन करते थे, जो भोसले थे वो नागपुर में, होलकर जो थे वो इंदौर में, और पेशवा जो है या मुंबई में शासन नहीं करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगर ये मुंबई में शासन नहीं करते थे तो करते कहाँ पे थे? ये पूना में शासन करते थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 दे रखा है और सूची 2 दे रखा है। अब इसको सही मिलान करना है। तो मैंने बताया था जो पूना में शासन करते थे वो पेशवा थे, तो ए का हो जाएगा 2। जो ग्वालियर में शासन करते थे वो सिंधिया थे, बी का हो जाएगा 3। जो नागपुर में शासन करते थे वो भोसले थे, सी का हो जाएगा 1। और जो बड़ौदा में शासन करते थे वो गायकवाड़ थे, तो डी का हो जाएगा 4। तो 23 और 14 जो है इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न बोल रहा है कि दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। चलिए विचार कीजिए। और मानचित्र में छायांकित क्षेत्र जो है वह किनके राज्य को दर्शाता है? तो यह जो है यह मराठों के राज्य को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। मराठों का जितना भी इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। कल से जो है वह मुग़ल काल के आर्ट एंड कल्चर के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो ये जो सीरीज चल रही है आपको कैसी लग रही है? और हाँ, अगर इस वीडियो की PDF अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जा सकते हैं और वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।